नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए। आज हम बात करेंगे बदायूं के नरभक्षी नावेद और साजिद की, जिसने अपनी दुकान के सामने रह रहे राम प्रवेश के दो मासूम बच्चों को अपने उस्तरे से गर्दन हलाल कर उसका खून पिया और फिर उसे तड़पता मरने के लिए छोड़ दिया। जावेद और साजिद पड़ोसी राम प्रवेश के घर आते जाते रहते थे। दोनों राम प्रवेश के परिवार से दोस्ती का ढोंग काफी पहले से कर रहे थे। सोमवार को भी दोनों ने राम प्रवेश के घर में प्रवेश किया और पहुंचे और पहले राम प्रवेश की पत्नी से चाय पीने की इच्छा जताई। जैसे ही वो चाय बनाने के लिए किचन गई, जावेद और साजिद उसके तीनों बच्चों को लेकर छत पर पहुंच गया और बारी बारी से दो भाइयों की गर्दन उस तरह से काटकर उसका खून पीने लगा। अपने बड़े और छोटे भाइयों की हालत देख तीसरा मासूम वहां से भागने लगा तो नरभक्षियों ने उसे भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों नरभक्षी दोनों मासूमों को तड़पता छोड़ वहां से भाग गए। जब तक घर वालों को इसकी भनक लगती तब तक दोनों मासूमों की मौत हो चुकी थी। पूरा देश इस घटना से सन्न है। रमजान का महीना चल रहा है। जावेद और साजिद दोनों रोजेदार थे। दोनों ने रोजा खोलने के बाद चाय पीने के बहाने राम प्रवेश के घर प्रवेश किया और एक दिल दहला देने वाली षड्यंत्र को अंजाम देने की प्लानिंग के साथ वो राम प्रवेश के घर में आए थे। मासूम बच्चों के परिवार का बुरा हाल है। दोनों नरभक्षियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और एक का एनकाउंटर भी योगी की पुलिस ने कर दिया है और दूसरे जो जावेद है, दूसरे साजिद की तलाश अभी जारी है, जिसे रोजेदारों ने ही कहीं अपने बीच में छुपा के रखा हुआ है। साजिद के पिता और चाचा को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। राम प्रवेश ने कुछ दिन पहले जावेद को 5,000 रुपये की मदद की थी जब उसकी पत्नी गर्भवती थी और उसने राम प्रवेश के परिवार से मदद मांगी थी तो उसे 5,000 रुपये की मदद भी की गई थी और उसका सिला आज नरभक्षियों ने उसके मासूम का खून पी करके चुकाया है। ठीक उसी तरह से जिस तरह महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोहली की जिस जिहादी दोस्त ने सर तन से जुदा किया था, उमेश ने उसकी बहन की शादी के लिए 1 लाख रुपए की मदद की थी, जिसका बदला उसने सर तन से जुदा करके दिया। रमजान के महीने में रोजा खोलने के बाद साजिद और जावेद ने जिस तरीके से नृशंस हत्या को अंजाम दिया है, उसने भाईचारे की भयावहता को उजागर किया है। मासूम की हत्या कर उसका खून पीना बताता है कि जावेद हो, साजिद हो या कोई और अब्दुल हो, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या बदायूं की घटना से क्या बदायूं की घटना यह बताती है कि कोई भी अब्दुल भरोसे के काबिल नहीं। जावेद और साजिद द्वारा गला काटने के बाद मासूमों का खून पीना क्या बताता है? क्या नरभक्षी हो रहा है अब्दुल का समाज? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं परिचय करवाऊंगा, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट और कुछ प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की, वो भी आपको सुनाते हैं। उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले कन्हैया लाल, उमेश कोले, कमलेश तिवारी और अब मासूम आयुष और आहान। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक बार फिर से सर तन से जुदा की घटना सामने आई है। यहाँ 2 मासूम बच्चों की मौत ने प्रदेश ही नहीं पूरे देश को हैरान करके रख दिया है। इस हत्याकांड के बाद से पूरे जिले के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। इसके बाद इलाके के लोगों ने आगजनी भी की, जिस कारण पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी है। आपको बता दें कि बच्चों की हत्या का आरोपी साजिद एनकाउंटर में मारा गया है, तो वही जावेद फरार है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आज सायंकाल की घटना है और 2 बच्चों की निष्ठा हत्या हुई। इसमें खून से लथपथ अभियुक्त वहाँ से निकल गया और हमारी जब पुलिस टीम को पता चला, उसने पीछा किया तो इसको शेखोपुरी जंगल की तरफ जाता दिखाई दिया। वहाँ हमारी टीम जब एसओजी और लोकल थाने पुलिस पीछा करते हुए पहुंची है, उस समय वहाँ पर जो है उसने फायर किया, जवाबी फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने फायर किया, इस जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपी साजिद के पिता और चाचा को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। रमजान में नरभक्षी मोहम्मद जावेद और साजिद ने 2 छोटे बच्चों आयुष और आहान की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी और फिर खून पिया, जिससे लोगों के मन में सवाल है कि आखिर शख्स ने मासूमों की खौफनाक तरीके से हत्या
आखिर घर में घुसकर कैसे और क्यों की? यूपी पुलिस के मुताबिक साजिद नाम का शख्स जो नाई की दुकान चलाता है, ये मंगलवार शाम 8 बजे के लगभग अपनी दुकान के सामने विनोद नाम के शख्स के घर गया। जानकारी के अनुसार दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और उनसे कोई पुराना आपसी विवाद चल रहा था। साजिद ने विनोद के घर जाकर पहले उनके घर वालों से चाय बनाने को कहा और इसके बाद उसने विनोद के तीनों बच्चों आयुष, आहान और पीयूष पर छत पर जाकर धारदार हथियार से हमला करना शुरू कर दिया। इस हमले में आयुष, आहान की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि पीयूष भागने में कामयाब रहा। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया, जिसे हल्की चोट आई है। आरोपी 2 बच्चों की हत्या को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया था। जानकारी मिलने पर पुलिस ने पास से ही इसे पकड़ा और पुलिस पर हमला करने की भी इसने कोशिश की, जिसके बाद मुठभेड़ में साजिद को पुलिस ने मार गिराया। पुलिस ने कहा है कि अभी तक की जांच के मुताबिक एक ही आरोपी साजिद था, जिसे एनकाउंटर में मार गिराया गया है। हालांकि बच्चों की मां का कहना है कि आरोपी साजिद के साथ उसका भाई जावेद भी मृतकों के घर आया था। बदायूं में हुए इस जघन्य हत्याकांड के बाद से तनाव का माहौल बना हुआ है और एडीजी इलाके पर नजर बनाए हुए हैं और इस तरह की घटना पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम हत्या कर दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। ये कोई पहली घटना नहीं है और ये कोई आखिरी घटना भी नहीं है। इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आगे से भी इस तरीके की घटना हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे आसपास नहीं होगी। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए। मैं उनसे परिचय करवा दूं आपका। हमारे साथ मधु मुकुल त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इसके अलावा वीएचपी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी हैं और मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हमारे साथ आज जुड़ रहे अधिवक्ता असगर खान साहब। तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं विनोद बंसल जी से करना चाहूँगा। विनोद जी, मैं कोई सवाल पूछने की स्थिति में नहीं हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा मैं सवाल क्या पूछूँ आपसे। घटना की जानकारी आपको भी है और इसके पहले के बैकग्राउंड की भी जानकारी है। मैं आपसे सीधा जानना चाहूँ कि आपकी पहली प्रतिक्रिया, ये घटना, ये खबर जब आपको सबसे पहले मिली, उसके बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? मुकेश जी, सुबह सुबह जब अखबार पढ़ रहा था तो सबसे पहले ये खबर पर जो नज़र पड़ी, वास्तव में हृदय विदारक घटना थी। ये बच्चे जो कि प्यार के लिए बने होते हैं, उनको प्यार करने के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं है, सब कुछ लुटाने का मन करता है। और ये जो जिहादी हैं, उन्होंने लूटने का काम किया। आप सोचिए ये नरभक्षी कैसे बन जाते हैं, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप देखिए कि सरकार ने अपना काम किया, पार्सली किया, नो डाउट, कि भाई अभी उसको कम से कम उन जिहादी जन्नत में पहुंचा दिया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उससे काम नहीं होने वाला। बात यह है कि हमें उस मानसिकता को नेस्तनाबूद करना बहुत जरूरी है जो कि ऐसे बच्चों को, ऐसे युवाओं को और बच्चों के ऊपर चाकू चलाने को मजबूर कर देती है। बताओ कैसी इसी मानसिकता है? आखिरकार कौन प्रेरणा देता है? कहाँ से प्रेरणा मिलती है? कहाँ से इनको ट्रेनिंग मिलती है? और कौन से इनके पुस्तक में इस तरह की चीजें लिखी होती हैं कि प्रोफेशनल तरीके से? आप देखिए कि पहले तो उसके घर के सामने खोखा लगा करके और उसी की शरण लेकर के आप उसमें दुकान खोलिए, उसके बाद उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, फिर बाद में अपनी पत्नी के प्रसव के लिए जो खर्चे के लिए व्यवस्था करने के लिए उसी घर में जाइए। और वो महिला आप देखिए कि न सिर्फ 5,000 रुपए का इंतजाम कर रही थी, बल्कि जो है वो चाय बनाने के लिए गई थी कि भैया तुम बैठो, मैं चाय बनाती हूँ, आपके लिए पैसे का इंतजाम करती हूँ। और आप देखिए इतने में वो जो जिहादी है वो ऊपर चला जाता है और पहले से जो उसका भाई ऊपर छत पे था, दोनों मिलकर के वो मासूम बच्चों को, आप देखिए उन मासूम बच्चों पर कैसे तो छुरी चली होगी और कौन सी मानसिकता है आखिरकार वो जो चलाई है। और वो तो गनीमत है कि तीसरा बच्चा आ गया और वो चीख चिल्लाया, तब उसके बाद उसकी माँ को पता लगा और वो दौड़े, तब जाके वो भागा। लेकिन प्रश्न ये आता है कि मुकेश जी, इसे व्यक्ति ने, इन दोनों जावेद और साजिद ने न सिर्फ 2 बच्चों की हत्या की है, तीसरे को घायल किया है, बल्कि सबसे बड़ी बात है देश के अंदर एक विश्वासघात किया है, विश्वास की हत्या की है। जिस तरह से उमेश कोले के साथ हुआ था, बिल्कुल आपने बताया अपनी रिपोर्ट में कि भी कितने साल की दोस्ती थी, दांत काटी दोस्ती थी, हर तरह का व्यवहार था, लेकिन अंततोगत्वा उसने हत्या कर दी
और उसके अंतिम संस्कार में भी शामिल हो गया। बिल्कुल, और उसने भी उसकी बहन की शादी में 1 लाख रुपए दिए थे, बहन की शादी के लिए। बिल्कुल। तो प्रश्न ये आता है कि आखिरकार इन जिहादियों के साथ में कोई बर्ताव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज हिंदू समाज को, भारत को तय करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिरकार इनके साथ जो है अच्छा बर्ताव करने के भी दुष्परिणाम होते हैं और बुरा बर्ताव करने के भी दुष्परिणाम होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता को समाप्त करना पड़ेगा। और इसमें मजे की बात यह है, आप देखिए घटना को 24 घंटे होने को हैं, अभी तक किसी मुस्लिम तंजीम का कोई बयान नहीं आया कि आखिरकार दारुल देवबंद हो, जमीयत उलमा हिंद हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, या कोई मुस्लिम क्लरिक कोई कहता हो कि हाँ नहीं जी ये घटना गलत हुई और जिहादियों को फांसी होनी चाहिए। आखिरकार ये कौन सी मानसिकता है जो बच्चों के साथ इतनी बर्बर हो जाएगी? आप जो ये जो साजिश और जावेद का जो जानलेवा जो हमला है, वो बेसिकली कैसे पच रहा है इन लोगों को, समझ में नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं है मुकेश जी कि ये देखना पड़ेगा कि जो बचपन से ही जिस तरह से बकरे को पालना और पाल करके उसको हलाल करके रगड़ रगड़ के मारना और फिर उसके बाद में वो उसका मांस खाना, ये छोटे छोटे बच्चों को हिंसा की तरफ प्रेरित कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एक धार्मिक रिचुअल का सहारा लेकर के जहां पर के हम पत्थर फेंकते हैं, वो पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग वहां से लेकर के और यहाँ पर जो है ना निर्दोष लोगों के ऊपर पत्थरबाज बन जाते हैं। ये जो स्थिति है, और ये जो इसके साथ साथ जो बात और भी ध्यान में आ रही है वो ये कि इसके अंदर जो तांत्रिक वाला किस्सा है, जो उसने लहू पिया और ये कहा कि मेरे बच्चा उसको जीवित रहने के लिए लगता है कि उसको किसी ने कहा होगा कि इन दोनों बच्चों की हत्या कर दो। तो आखिरकार ये जो प्रेरणा है, ये जो झाड़ फूंक के जो अड्डे चल रहे हैं मजारों के पीछे, आप पीर के पीछे, मस्जिदों के अंदर, ऐसे सारे अड्डों को तुरंत बंद करना चाहिए। मेरी सरकार से मांग है बिल्कुल कि ऐसे सारे ये जो अंधविश्वास और ढोंग और आडंबर फैले हुए हैं जिसके कारण समाज के का दोहन हो रहा है, समाज के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, वो अविलंब रुकने चाहिए और उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उनको खत्म करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक इसका पक्ष है। मेरे असगर खान साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप वकील भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर भी हैं। मैं आपकी भी प्रतिक्रिया, मैं जो विनोद बंसल जी बोल रहे हैं उन पर कोई प्रतिक्रिया दें, या पूरी घटना पर मैं आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद मैं फिर सवाल पूछूंगा। एक बात भाई ये है जी कि ये इतना जाहिलाना, इतना वैश्याना, इतना हैवानियत वाला ये वाकया है कि जो सारी हदों को पार कर गया। उन लोगों के लिए अगर फांसी से बड़ी कोई सजा होती, पहले तो ये तो चूंकि हमारे मुल्क का कानून है कि हम किसी को लेंगे, जेल भेजेंगे, ट्रायल होगा, फिर उसको सजा होगी। अगर वो वाकई गुनाहगार हैं तो उनके लिए अगर फांसी से बड़ी कोई सजा होती तो मैं वही रिकमेंड। नहीं, वाकई गुनाहगार है, मतलब ये वाकई गुनाहगार का क्या मतलब है? नहीं, मैं थानी मौके भी शायद आप हो सकता हूँ, मुझे नहीं मालूम और लोगों का भी नहीं मालूम, पर मैं नहीं था, इसलिए मैं नहीं कहूंगा। और मैं इसलिए भी नहीं कहूंगा कि मैं खुद वकील हूँ, मैं कानून को मद्देनजर रखते हुए बात करूंगा। जो भी होगा ऐसे मैं कह दूं उनको आज फांसी दे दी, कल आप मेरे खिलाफ कर दें जी, मैं कैसे कह दूं, कैसे कह दिया मैंने, मैं मौके पे था, मुझे पता चल रहा है, नहीं था, मैं नहीं कह सकता। किसी भी तरीके से तो बचाएंगे ना। नहीं, मैं आपकी सुनिए, मैं कह दूं आप गलत कह रहे हैं, फिर आपको बुरा लगेगा। नहीं ठीक है, मैं बुरा नहीं लगेगा, मैं समझता हूँ, मैं बुरा लगे, मैं समझता हूँ सब चीज को, मुझे बुरा नहीं लगता, मैं बिल्कुल समझता हूँ जी। लेकिन मैं नहीं कहूंगा ऐसी बात, मैं क्यों कहूँ भाई? लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं तो आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जिसने भी किया, इन्होंने किया, मैं कहता हूँ, आप जैसे कह रहे हैं, इतना बड़ा दर्दनाक और इतना बड़ा वैश्याना ये मामला है कि अगर मैं तो, आप मेरा जुमले तो आप सुन लीजिए, अगर फांसी से बड़ी कोई सजा होती तो मैं रिकमेंड करता कि वो इनको दी जाए। सरिया के हिसाब से नहीं सजेशन दे रहे हैं, शरिया के हिसाब से भी दे रहा हूँ। शरिया के हिसाब से ऐसे लोगों को पत्थर मार के और शरेआम पे उनको फांसी देनी चाहिए और उनको 3 बार 6 बार फांसी दे ताकि दूसरे लोगों को सबक हो। और कानून सभी मुल्कों का यही है, हमारे मुल्क का भी ये कानून है। कानून जो जुर्म करता है उसको सजा देने के लिए नहीं होता, कानून अगले दूसरे लोगों को नसीहत के लिए होता है कि भाई इसके बाद और लोग जुर्म ना करें। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, लेकिन उसके सारे रुख हैं। देखिए अभी तक मोटिव क्लियर नहीं है इसमें, मुझे तो क्लियर नहीं है, हो सकता है आपको क्लियर हो गया हो। मोटिव मुझे अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, जो हालांकि सारे अखबार और सारी चीजें मैंने देख ली हैं, उसके बावजूद भी मोटिव पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसके अलावा और दूसरी चीजों को अगर देखा जाए, मैं तो कहता हूँ इसमें पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने एक जो इनकाउंटर कर दिया जिसपे आप सब लोग तालियां बजा रहे हैं, नहीं बजाना चाहिए तालियां। अरे भाई, अगर उसको, मैं कहता हूँ कुछ भी उसको फांसी की सजा दिलाते, इससे पहले मोटिव क्लियर हो, वजहें पता चले, किसने किया, कैसे किया, पता नहीं, इस चीज को छुपाने के लिए पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। मोटिव अगर कहीं भाई एक बात और बता दूं
इससे पहले इनकाउंटर का कानून पढ़ के आना होगा हमें, इनकाउंटर की नजाकत और उसकी बारीकियों को देखना होगा। इनकाउंटर किस तरीके से कब इन हालात में कैसे किया जाता है, आंखें मीच के इनकाउंटर नहीं कर सकते आप। इनकाउंटर के तमाम जो कानून है उनको फॉलो करना पड़ेगा। आपका वो असगर साहब मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे। मैं आपको बड़ा इंटेलेक्चुअल समझता था, लेकिन आप भी जो है अपनी विद्वता का जो आप जो है ना परिचय दे रहे हैं। कि आपको बुरा लगेगा। देखिए मैं अगर कोई बात कहूं, मैं पहले ही कह रहा था कि आपको बुरा लगेगा। मेरा बुरा लगना कोई इशू नहीं है, दुनिया सुन रही है, वो कैसा समझ रही है वो इशू है। एक बात सुन लीजिए जी मुकेश भाई, एक आदमी उस तरह से जाके मर्डर करता है और वहां से भाग रहा है, पुलिस उसका पीछा करती है और पुलिस के ऊपर वो फायरिंग कर रहा है। अगर उसके पास फायर वाला आर्म्स था तो बच्चों का भी उससे कर सकता था। जो एक बच्चा भागा, हालांकि बहुत वही मोटिव आपको बताएंगे, वही मोटिव आपको अभी मधु मुकुल जी बताएंगे मोटिव कहां से मिल रहा है। आप बताएं। मैं इससे पहले मैं एक बात बता दूं, इस कानून को भी देखना पड़ेगा। इनकाउंटर क्यों किया गया भाई? इनकाउंटर नहीं करना चाहिए। इनकाउंटर की बहुत सारी वजहें होती है, इनकाउंटर के बहुत सारे हालात होते हैं। ठीक है, चलिए आप एडवोकेट है, आपका जवाब देने के लिए भी मधु मुकुल त्रिपाठी जी हमारे साथ है। जी मधु मुकुल त्रिपाठी भी एडवोकेट है, वो बताएंगे, आपकी भाषा में ही जवाब देंगे। जी मधु जी मोटिव पूछ रही है। सबसे पहले मैं स्तब्ध हूँ, तो मैं कानूनी पहलू और जो सामाजिक पहलू है दोनों पर चर्चा करूंगा। मुझे शर्म आ रही है कि एक व्यक्ति अपने आप को वकील कह रहा है और ये कह रहा है कि मुझे एनकाउंटर को देखना पड़ेगा। ये व्यक्ति ये कह रहा है कि एक आदमी शट अप, आई एम टॉकिंग, आई नेवर इंटरवेंट। अरे आई एम आल्सो टॉकिंग, यू शट अप, यू शट अप, प्लीज। अब आप लोग ऐसे लड़ेगा, आप लोग डाइवर्ट मत ना करें। आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। असगर अली साहब बीच में मत बोलिए। आप जब बोल रहे थे कोई नहीं बोल रहा था। You are junior than me. You shut up. मधु मुकुल जी प्लीज बारी से देखिए हम लोग I'm ready to give the reply. असगर अली साहब ठीक है, आपने भी बोल दिया, उन्होंने सेटअप कहा, आपने भी सेटअप कहा, बात खत्म हो गई। आप दोनों ने सेटअप किया एक दूसरे को। आप असगर साहब नॉनसेंस, चलो प्लीज आप। यू आर इडियट एंड नॉनसेंस, ओके। अरे आप लोग ऐसे लड़ेंगे तो फिर बात कैसे बढ़ेगी आगे भाई साहब? अरे मैं बीच में चलिए ठीक है, बीच में कोई किसी के नाम बोलेगा। जी बोलिए। एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं वकील हूँ और ये व्यक्ति कह रहा है कि you are idiot, nonsense talk, you are bastard. अरे असगर साहब what are you saying? What are you saying? इसको हटाइए, इसको। असगर साहब ये नहीं चलेगा हमारे यहाँ, प्लीज ये नहीं चलेगा। माफी मांगे, आप माफी मांगे। आप बात नहीं, आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? आप गाली गलौज करने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। गेट आउट फ्रॉम हियर, इनको हटाओ यहाँ से। गेट आउट फ्रॉम हियर। हमारे यहाँ बकवास करने के लिए जगह नहीं है। गेट आउट फ्रॉम हियर प्लीज। नहीं माफी मांगिए। नहीं आप गाली देने के लिए हमारे मंच का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप गाली नहीं दे सकते। आप गाली नहीं दे सकते। आप गाली नहीं दे सकते। माफी मांगिए नहीं तो मैं आपको बाहर करूंगा। मैं आपको बाहर कर दूंगा। मैं पीसीआर से कहूंगा असगर साहब को बाहर करें, असगर साहब को ये करें। मैं ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मधु मुकुल जी अगर आवाज आ रही है, आवाज अगर आ रही है, जो उनको बोलना था उन्होंने अपना इंटेंशन क्लियर कर दिया। अब आप बताएं क्या जवाब दे रहे थे, बीच में कोई नहीं रहेगा। जी मुकेश जी एक व्यक्ति जो अपने आप को वकील कह रहा है उसको शर्म आनी चाहिए, कम से कम लॉ की बात करे। एनकाउंटर क्या है? जब पुलिस पर आप फायर करेंगे तो सेल्फ डिफेंस में पुलिस क्या करेगी? अपने आप को बचाव करेगी और आपको रोकने का प्रयास करेगी। अगर आप नहीं रुकते हैं तो पुलिस के पास ये पावर है, वो फायर आर्म का इस्तेमाल करेगी। अगर उस फायर आर्म से कोई मरता है तो क्या कर सकती है पुलिस? ये तो नहीं करेगी आप मुझे मार दो। सारे पुलिस ऑफिसर तो ऐसा तो नहीं करेंगे। नहीं तब आप उनका इंटेंशन नहीं समझे। असगर साहब ये कह रहे थे, असगर अली, कि अगर उनके पास बंदूक होती तो अस्तूरा से क्यों बच्चों को काटता, गोली मार देते। यानी वो कह रहे हैं कि उनके पास बंदूक नहीं थी, पुलिस गलत बोल रही है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं वो। मैं बता रहा हूं, देखिए इनके धर्म में जिबह करना होता है। वो व्यक्ति आक्रमण असलहा लेकर फायर आर्म लिया होगा, उसने जाकर के जिबा किया है, उस तरह से काटा है। अगर मारना होता, अगर उसका उद्देश्य केवल जिबा न करना होता, मारना होता, तो फायर आर्म का इस्तेमाल करता। उसका जो माइंडसेट था, उसका जो मोटिव था, जिबा करना था अपने धर्म के अनुसार। जो इनको मदरसे से ट्रेनिंग मिलती है, मैं क्षमा चाहता हूं, पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। आप देखिए जरा, आप सोचिए, एक आदमी, मैं मनोज की बात कर रहा हूं, एक आदमी लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करने के लिए रुकता है, वार्निंग देता है, फिर वो पैर से पैर पर मारता है, गोली नहीं मारता,
तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। ये सिस्टम है कि इनको फेवर करता है। अभी आपने देखा कि एक व्यक्ति बदतमीजी से गाली देता है, खैर सामने होता तो उसको बताते, ये कायर लोग ऐसे ही करते हैं, बदतमीजी से गाली देता है। मैं उसके बीच में नहीं बोल रहा था, ये इनका सिस्टम है, माइंडसेट है, ये इनकी शिक्षा है। और अभी आप नोट कीजिए कि कोई भी अगर कॉलोनी या कोई व्यक्ति कहता है कि मैं इस पार्टिकुलर कम्युनिटी को कमरा किराए पर नहीं दूंगा या नहीं रहने दूंगा, संबंध नहीं रखूंगा, पूरा सिस्टम उसके खिलाफ हो जाएगा। और अगर वो संबंध रखता है, जैसे इस केस में हुआ, उसके बच्चे मार दिए जाते हैं। ये इनका माइंड सेट है। अभी विनोद जी ने बहुत सही बात कही कि हमें प्रहार जड़ पर करना होगा। इनको शिक्षा कहां से मिल रही है? हमें सिस्टम को सिखाना होगा। उस शिक्षा पर, जहां से शिक्षा मिल रही है, वहां हमें रोकना होगा। अभी आपने देखा कि इस व्यक्ति ने क्या कहा कि यदि उसने मारा हो, यदि उसने ऐसा किया हो, पूरा का पूरा इनका एक इकोसिस्टम खड़ा होगा उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये इनका इकोसिस्टम है, ये इनका माइंडसेट है। आप सोचिए मुकेश जी कि एक व्यक्ति जो इतनी निर्दयता से भोले भाले बच्चों को, आपने वहां तो कन्हैयालाल में कह दिया कि उन्होंने नूपुर के लिए कहा, पूरा आया कि नूपुर के लिए कहा इसलिए मार दिया। आपने कोहली जी का देखा, आपने इनका कमलेश तिवारी जी का देखा। एक सिस्टम था। यहाँ बच्चों ने क्या किया भाई? आप सोचिए, आप विश्वास करेंगे, मैं अभी कॉफी पिया हूं, मैं सुबह से मेरी हिम्मत नहीं हुई, आत्मा नहीं कह रही कि मैं कुछ खा पाऊं, छोटे छोटे बच्चों को काट दिया। क्या सिस्टम था? क्या उन्होंने मोटिवेट किया? क्या उन्होंने प्रोवोक किया? क्या उसके परिवार ने प्रोवोक किया? तो सारा का सारा दोष इस सिस्टम का है जो इनके पक्ष में खड़ा हो जाता है। ये सारा सिस्टम है। और ला पॉइंट अभी विनोद जी कह रहे थे, केवल काटा ही नहीं केवल खून पीने वाली जो बात जो आ रही है, उसके बाद वो एक अलग तरीके की समस्या है। ये कहां से इनके दिमाग में आ रहा है? जी। मैंने उन लाशों को बड़े ध्यान से देखा है, मैंने थोड़ा बड़ा करके देखा है, वहां के लोगों से पूछा है। ऐसा नहीं कि केवल काट दिया है, जिबा किया है। रिवॉल्वर से जिबा नहीं होगी, रिवॉल्वर से फायर होगा, शूट एंड साइड मर जाएगा। उसका उद्देश्य केवल मारना नहीं था, उसका उद्देश्य टेरर फैलाना था, उसका उद्देश्य उसके माइंडसेट में जो उसको पढ़ाया गया है वो करना था। इसलिए ये पूछना मूर्खता है कि रिवॉल्वर से क्यों नहीं मार दिया। अरे भाई रिवॉल्वर से बिल्कुल विनोद बंसल जी की बात। विनोद बंसल जी, जिस तरीके से अभी असगर खान साहब बता रहे थे और जिस तरीके से डिफेंड कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि यह भी एक वजह है कि समाज में एक व्यक्ति अपराध करे, एक व्यक्ति हत्या करे, दूसरे लोग जो है उसको डिफेंड करने के लिए आ जाए? और कितनी बारीकी से इनकाउंटर पे सवाल खड़े कर रहे थे, मोटिव क्लियर नहीं है, और हत्या सबके सामने हुई, सबको पता है, बच्चा गवाह है उसका, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं अभी क्लियर नहीं है सब चीज। क्या आपको लगता है ये समाज ही कैसे यकीन करे लोग एक दूसरे का? मुकेश जी, असगर नहीं है, मैं तो इनको समाज का अजगर समझता हूं, और इससे बड़ा घातक कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। मैं जब बदतमीज हो गया तो मैंने यही कहा, मैंने कहा ये अजगर वाली सोच मत वगैरह, ये सुदर्शन न्यूज है, ये सुदर्शन न्यूज पर अजगर की पुकार नहीं चलती। यहाँ पर सुदर्शन चक्र जब चलता है तो अच्छे ध्वस्त हो जाते हैं। तो ये चीजें इनको समझनी पड़ेगी। और आप देखिए कि ये जो जिस तरह से चाहे मुकेश वाली बात हो या इधर जो यहाँ की बात हो या अनेक, एक वन ऑफ घटना है, बाकी जाने कितने जिहादियों ने कितने हिंदू बच्चों को, हिंदू महिलाओं को, हिंदू युवकों को इसी तरह से कत्लेआम किया है, कौन नहीं जानता। इनका पैटर्न एक ही है जी। ये जो छुरा इनके हाथ में बचपन में पकड़ा दिया जाता है ना जी, जन्म लेते के साथ ही जिस तरह से इनका खतना किया जाता है, वहीं से ये जो अत्याचार, पापाचार और वो जो हिंसा का जो तांडव है, मुझे लगता है कि वहां से शुरू हो गया। इस पर एक स्टडी करने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। क्या आखिरकार इस्लाम के मानने वाले, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग ऐसे होंगे, लेकिन आखिरकार ये इस्लाम के मानने वाले ही ऐसे कैसे बन जाते हैं आखिरकार, जो कि लगातार हिंसा को उतारू हो जाते हैं। मैं कहता हूं अगर उसके पास बंदूक होगी भी, रिवॉल्वर होगी भी, तो भी उस समय प्रयोग वो पहले प्रेफरेंस जो है ना, वो चाकू को, छुरे को करते हैं। बिल्कुल ऐसा अनेक घटनाओं हमने देखा है इसको। और आप देखिए कि जब व्यक्ति भाग रहा है, जब वो पास में है, तो रिवॉल्वर चलाएगा तो उसको आवाज आ जाएगी। आवाज से बचने के लिए उसने छुरे का इस्तेमाल किया। बिल्कुल। और पुलिस से बचने के लिए चूंकि भाग रहा था, तो उस समय उसके बाद दूसरा हथियार था, उसका प्रयोग करेगा। वहां छुरा कैसे चलेगा भाई? इन बेवकूफों को कौन समझाए?
लेकिन बात यह है कि इन्होंने तो कवर फायर देना है। बात ही बेवकूफ नहीं है ये कवर फायर देने का काम करते हैं। अभी आपकी टीवी चैनल के डिबेट पा करके जो उसको डिफेंड कर रहे थे, अभी देखना 3 दिन बाद ये जो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नजर आएंगे और ये सारा का सारा इकोसिस्टम खड़ा हो जाएगा उन अपराधियों को और हत्यारों को और पिशाचों को बचाने के लिए। बिल्कुल। और आपने सही कहा कि कोई भी अभी तक किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया इनके समाज के बड़े बड़े लोगों की तरफ से, संस्थाओं की तरफ से कोई नहीं आया। सब चुप्पी साध करके देख रहे हैं, जो हुआ सबका इतना ही नहीं, मौन समर्थन दे रहे हैं जी। इतना ही नहीं, आप देखिए कि वो जो सेकुलर ब्रिगेड के नेता हैं, आजकल इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन के दौरान तो कम से कम अपना मुंह खोलते। वो मुंह खोला तो किसने? वो समाजवादी पार्टी ने। वो जो सीधा सीधा उस पर राजनीति कर रही है, वो कह रहे बीजेपी के लोग हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। आखिरकार ये जो कम से कम एक शब्द निंदा का तो बोल देते। उसके माँ के जो आंसू थे, उसके आंचल की जो स्थिति है, उस माँ की जो आत्मिक स्थिति है, उसकी जो शारीरिक स्थिति है, उस पर कम से कम कुछ तो बोल। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में भी आप राजनीति कर रहे हैं, कितना आदमी गिरेगा, मैं सोच नहीं सकता। देखिए अभी तक कांग्रेस की और बाकी दलों की प्रतिक्रिया नहीं आई, किसी के नहीं। ऑर्डर पर तो क्वेश्चन कर रहे हैं। जबकि सरकार ने तुरंत, आप देखिए कि सुबह मुझे हैरत हुई कि सुबह जब 6 बजे मैंने अखबार पढ़ा, उस समय शाम को 8 बजे की, ये 7-8 बजे की घटना थी मुझे लगता है शाम को। बिल्कुल। रोजा खोलने के देखिए, ये भी देखिए, रोजा खोलने के बाद गया है, दिन भर रोजा रखा है, शाम को रोजा खोला है, रोजा खोलने के बाद जो है वो नरभक्षी हुआ है। रमजान के दौरान कितने ये जो हिंसक हो जाते हैं, ये जो कहने की बात अलग है कि रमजान के अंदर ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन वो जो तकरीर है ना, वो सब किताबी घोड़े हैं। बिल्कुल। आप और हमको बताने के लिए, वास्तव में देखा जाए तो ये रमजान के दौरान हिंसा के तांडव शुरू होते हैं। आप पिछले कितने वर्षों का इतिहास उठा के देख लो, ये जो है ना, ये इतने हिंसक हो जाते हैं कि इसका कोई जवाब नहीं। बिल्कुल। और इस पर सारे का सारा उलेमा चुप हो जाते हैं। क्यों भाई? अरे जांच तो होगी, लेकिन जांच का मतलब ये थोड़ी है कि तब तक आप बिल्कुल मौन धारण करोगे। जी, मैं मधु जी, मैं आपके बिल्कुल मधु जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इससे पहले 2 लोगों की प्रतिक्रिया मेरे पास आई है, एक बार उनको सुनते हैं, फिर उसके बाद मधु जी के पास आएंगे। एक बार प्रतिक्रिया सुनाएं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके का घटनाक्रम ये उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला है, कुछ दिनों पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और उस सरकार के समय आपने सुना होगा, काफी चर्चित रहा था जब कन्हैया लाल की दिन दहाड़े उसकी दुकान पर जाकर हत्या कर दी गई थी। कन्हैया लाल की हत्या के बाद यहाँ पर कांग्रेस सरकार थी, तमाम सवाल खड़े हुए और बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आज तक कन्हैया के कातिलों को उनके जो बेटों के मुताबिक है, आज तक उनको सजा नहीं मिल पाई है। लेकिन आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी है, 2 मासूम बच्चों का कत्ल करके उनका खून पी लिया गया, ऐसी जानकारी आई है। और ये जिहादियों द्वारा ये कृत्य किया गया है, जो कि एक नृशंस सत्या है। ऐसे मुजरिमों को इनकाउंटर तो हो गया, उसका बहुत अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद संस्कृति बचाओ मंच देता है, किंतु ऐसे लोगों को जनता के सामने भरे चौराहे पर जैसे शैतान को मारा जाता है, जैसे राक्षसों को मारा जाता है, भाले इत्यादि ऐसे शस्त्रों से मारकर, और ऐसी पीड़ित सजा देनी चाहिए कि तड़प तड़प के उसके ऊपर नमक डाल दे। ऐसी हत्या की जो परिकाष्ठा कर रहे हैं, ऐसे हत्या के परिणाम भी इसी प्रकार होने चाहिए। और यही हम सरकार से मांग करते हैं कि उसके पीछे और कौन लोग हैं, वो क्या जिहादी मंशा थी, क्यों उन बच्चों की हत्या की गई, उन सभी लोगों का पटाक्षेप होना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैडम, बदायूं की जो घटना हुई है, ये ऐसी घटना जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। आज भारतवर्ष में रहने वाला हर एक परिवार, हर एक माँ अपने उस बच्चे को लेकर चिंतित होगी जिसका बच्चा 18 साल की कम आयु है या 18 साल की ज्यादा आयु का है। क्योंकि जिस प्रकार से, जिस बर्बरता के साथ जिहादियों द्वारा, ये कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है, हम हर बार देखते हैं इस प्रकार की, वो आते हैं इस प्रकार की बर्बरता के साथ, किसी माँ का बेटा, किसी बहन का भाई, किसी का पति का सुहाग छीन के। तो लोगों में आक्रोश है और लोग जो है अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और जिस तरीके से एक व्यक्ति ने कहा कि सजा इनकाउंटर हो गया वो तो सही है, लेकिन सजा चौराहे पे देनी चाहिए, सार्वजनिक तौर पे देना चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए समाज में कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ भी इतनी बर्बरता की जा सकती है। चर्चा में वापस चलेंगे। मधु मुकुल जी कुछ बोल रहे थे। मधु जी की आवाज मैं समझता हूँ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए बोलिए। अभी जो तथाकथित वकील थे, उनको ये कहना था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार जो एनकाउंटर की प्रक्रिया होती है उसका सुपालन होना चाहिए, हो गया। जिलाधिकारी ने
एनकाउंटर के जांच का आदेश दे दिया। वो एक कॉम्पिटेंट जो सरकार होती है वही करती है और वो हो रहा है। एनकाउंटर हुआ, सही हुआ या गलत हुआ वो साबित हो जाएगा। मेरे अनुसार जो मैं समझ पा रहा हूं वो एनकाउंटर बिल्कुल सही हुआ। ऐसे राक्षसों का उनकी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया हुई। दूसरी बात, सिस्टम। देखिए, मैं विनोद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उज्बेकिस्तान एक देश है जहां मुसलमान ही हैं, लेकिन वहां कुरान की उन आयतों में संशोधन किया गया, उनको हटा दिया गया जो डिस्प्यूटेड थी। आपको याद होगा सऊदिया ने भी ऐसा ही किया। आपको याद होगा बहुत सारी मुस्लिम कंट्री ने आधुनिकता को देखते हुए कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीजों को कुछ धर्म ग्रंथों से हटा दिया है। और चाइना तो बहुत अच्छी ढंग से डील कर रहा है। क्या भारत में ऐसा नहीं हो सकता? अगर इस प्रकार के नृशंस घटनाओं को रोकना है तो हमें चीन से सीखना होगा, हमें उज्बेकिस्तान से सीखना होगा, हमें अन्य मुस्लिम कंट्रियों से सीखना होगा जो इन पर कंट्रोल कर रही हैं। इनके मदरसों में जो दिमाग को पॉल्यूट करते हैं, जो जन्म से ही हिंदू काफिर है उनको मार दो, काट दो, ये सिखाते हैं। जो माले गलीमत की बात को सिखाते हैं उनको रोकना होगा। और रोकने की प्रक्रिया हमारे जो जुडिशियल सिस्टम्स हैं, हमारे जो प्रशासनिक तंत्र हैं और हमारी जो सरकार है, सबको मिलकर करना होगा। विनोद जी की एक बात बहुत मुझे अच्छी लगी लेकिन बहुत पीड़ा भी दे रही है। अभी एक घटना हो जाए, आपको याद होगा मैंने मनोज तोमर की बात की थी। उसने कानून के पालन कराने के लिए पैर को पैर पर मारा। सारे मुस्लिम उलेमा, सारे मुस्लिम जगत तथाकथित सेकुलर चिल्लाने लगे। लेकिन इस नृशंस हत्या पर एक भी व्यक्ति आगे नहीं आया। बिल्कुल यही बात, यही सवाल विनोद बंसल जी ने भी उठाया। यही सवाल विनोद बिल्कुल मैं पेनफुल में हूं। एक भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति, एक आदमी मैंने सुना मोहब्बत बेच रहा है, मोहब्बत की दुकान खोल रहा है। ये काट देना मोहब्बत की दुकान है? उस मंदबुद्धि बालक से कोई पूछे कि अरे भाई इस पर भी कुछ बोल दो। यहां कोई घटना घटेगी हापुड़ में, सच हो या असत्य हो, बिल्कुल एक सवाल देखिए, जो एडवोकेट असगर अली ने जो सवाल उठाया है, मोटिव, अगर मान लीजिए मोटिव पता, ठीक है, मैं समझ रहा हूं, मोटिव अगर पता चले कि भाई ये आसमानी किताब से मोटिवेटेड है तो क्या सरकार उस पर किताब पे कार्रवाई करेगी, बैन करेगी उसे? वही मैं आपसे कह रहा था कि हमें सीखना होगा, हमें करना होगा, हमें चाइना से सीखना होगा। चाइना क्या कर रही है? चाइना अपने ढंग से कुरान लिखवा रहा है। आपको याद है एक कंट्री है उज्बेकिस्तान, मेरा बेटा बाहर रहता है, अभी आया तो बता रहा है कि पापा वहां के कुरान से बहुत सारी आयतों को निकाल दिया गया है, उसको पढ़ना ही उन्होंने बैन कर दिया है ही नहीं, क्योंकि उनको समाज को लेकर चलना है। तो क्या भारत देश ऐसा नहीं कर सकता? भारत में ऐसा नहीं हो सकता? क्या हमारा जुडिशियल सिस्टम आस्था के नाम पर किसी को कटवा देने के लिए सपोर्ट करेगा? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल, मैं विनोद जी मैं यही सवाल मैं एक बार विनोद जी के पास जाना चाहूंगा। विनोद बंसल जी, ये जो विनोद बंसल जी की आवाज आ रही है आपको? विनोद बंसल जी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, उनका कॉल कट गया है। फिर से मैं उनके पास कॉल जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मधु जी, आप बात पूरी कीजिए जी। और मुकेश जी, दूसरी बात मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ऐसे असभ्य लोगों को, ठीक है भगा दिया आपने, बुलाया मत कीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसे देखिए मधु जी, जब तक आप बुलाएंगे नहीं, जब तक आप उसकी सुनेंगे, तब तक उसकी सच्चाई पता कैसे चलेगी लोगों को? मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं, उनको उनकी सच्चाई लोगों तक पता चले। आखिर वो जो बोले, आखिर इंटेंशन लोगों को भी पता चल रहा। हम जो आप कह रहे हैं, आप जो डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने जो कहा दर्शक भी सुन रहे हैं ना, इसलिए हम बुलाने गाली गलौज करना नहीं, वो तो मैं किसी को भी अलाउ नहीं करता, वो मैं किसी को भी अलाउ नहीं करता। और मुझे लगता है कि ये चीज जो है नहीं होना चाहिए किसी भी टेलीविजन। विनोद जी, अगर आवाज आपको आ रही है तो मैं जानूंगा कि जो हम लोग मोटिव की बात कर रहे थे, असगर अली भी मोटिव की बात कर रहे थे, मोटिव अगर ये पता चलता है कि आसमानी किताब मोटिव है, क्योंकि उस बच्चे से किसी की दुश्मनी नहीं हो सकती और उस जावेद की तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। अगर उस बच्चे से दुश्मनी नहीं थी, उसके पिता से दुश्मनी नहीं थी, तो फिर मोटिव तो वही किताब है ना, तो फिर उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, बात तो वही है ना, मैं वही कह रहा था। देखिए, मैंने आज ट्वीट भी किया है इस विषय को लेकर के। दो बातें बड़ी महत्व की हैं इसमें। एक तो ये कि विश्वास की हत्या है,
हमें इस बात को समझना चाहिए कि ये लोग विश्वास के काबिल नहीं है। जो हमारे लोग बार बार जो है ना, इस बात इतनी सारी घटनाएं घटने के बावजूद भी कानों में जो क्या नाम है रुई डाल के बैठ जाते हैं, और वो जो सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़ के बैठ जाते हैं कि साथ मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। वो जो आपने बात स्टार्टिंग लाइन की बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और जबकि वही अब्दुल जो है ना बार बार जो है उसके साथ धोखा करता है, और ये जो विश्वास का घात है। दूसरी बात ये कि ये जो कौन है जो ऐसी मानसिकता को पनपा रहा है, इसमें कुछ इनके रिलीजियस टेक्स्ट हैं, कुछ इनके वो मदरसे और मस्जिद हैं, और जो पीर हैं जहाँ पर कि झाड़ फूंक तंत्र और मंत्र के माध्यम से ये हिंदुओं को भी बरगलाते हैं और खुद के लोगों को भी बरगलाते हैं। बिल्कुल। आप देखिए ये जो लोग हैं, ये जो इसने साफ साफ कहा था कि मेरी पत्नी प्रसव में है। अब मुझे नहीं पता कि आपको, मैं कहूंगा कि आपकी टीम भी एक बार इसको इन्वेस्टिगेट करे कि जो उसने कहा था वास्तव में है भी कि नहीं, इसकी पत्नी भी है कि नहीं, वो पत्नी कौन है, इसका भी पता लगना चाहिए। और तीसरी बात ये कि आखिरकार ये जो हत्या की है, वो हत्या के पीछे की मंशा क्या है। वास्तव में मंशा दो हैं। एक तो ये कि वो जो जिहाद के नाम पर जो अपने हिंदू को नेस्तनाबूद करना है, वो मानसिकता है, लेकिन साथ ही साथ हो सकता है कि इसके पीछे वो तंत्र वाला मामला भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी एक एंगल हो सकता है जी। पहले के क्योंकि जिस तरीके से खून को पीने की बात आ रही है, वो उससे लग रहा है कि शायद कुछ इस तरीके की बात हो, लेकिन अभी तक वो जांच में आया नहीं है। तो मुझे लगता है कि उसकी भी जांच हो रही है और उसकी भी जांच हो जाएगी और सब चीज सामने हो जाएगा जी। और सार्वजनिक भी होना चाहिए ये। जी जी। और आप देखिए कि ये एक और बात भी है, देखिए दो बातें लोग इससे कंपैरिजन कर रहे हैं। ये जो समाजवादी पार्टी के जो गुर्गे हैं वो उन्होंने उठाया मामला, बीजेपी। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जो अपने कर्नाटक के अंदर जो हुआ था, उस कर्नाटक की घटना को 2 दिन बीतने के बावजूद भी, मैंने जब ट्वीट किया तब उसके बाद में तो एफआईआर दर्ज हुई, और उस एफआईआर की कॉपी जब मिली तो उसके बाद में दूसरे दिन तीसरे दिन जब बजरंग दल के कार्यकर्ता उसके घर पर पहुंच गए और वहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया उसकी दुकान के सामने, और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया, तब जाकर सरकार की नींद खुली। और उसके बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, और उसके बाद स्वतः समाज जब खड़ा हुआ तो उनकी सरकार को भी पता लग गया कि आखिरकार ये समाज अब जो है ना सोने वाला समाज नहीं है। बिल्कुल, ये हमें दिखाना पड़ेगा कि हम भी जाग गए हैं, और हम केवल सोए हुए नहीं, हम जाग रहे हैं और हम जाग चुके हैं। मधु जी, आपके पास जाऊंगा, समय हमारे पास कम है, प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा। 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। मुकेश जी, मैं इसको दूसरी दृष्टि से देखता हूं। ये जो है विभत्सता को फैलाना है, ये केवल विचकार्ड नहीं है, ये केवल तंत्र मंत्र नहीं है, ये समाज में विभत्सता फैलाना है, डर फैलाना है, ये मोटिव है। यही उनकी आसमानी किताब करती है। बिल्कुल ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है। प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए विनोद बंसल जी आपका, और मधुमुकुल त्रिपाठी जी आपका, और जो असगर अली साहब जुड़े थे आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की, लेकिन जिस तरीके से इस नृशंस हत्या को भी डिफेंड करने के लिए लोग सामने आ जाते हैं, काफी शर्मनाक है। अपनी विद्वता, अपनी जानकारी और अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल इस तरीके के नृशंस लोगों, इस तरीके से नरभक्षी लोगों को अगर बचाने के लिए कोई करता है तो वो भी उतना ही बड़ा दोषी है जितना बड़ा वो नरभक्षी है। हालांकि मोटिव अभी पता नहीं चला है पुलिस के मुताबिक, लेकिन समाज और दुनिया इस बात को जानती है कि इसके पीछे मोटिव क्या है और क्यों इस तरीके की हत्या हुई है, और आगे भी ये हत्या होती रहेगी, क्योंकि ये हत्या किसी उस मोटिव के लिए हुई है जिसका लक्ष्य पाना जो है वो गजवाए हिंद का लक्ष्य है। और जब तक ये पूरा नहीं हो जाता है तब तक इस तरीके की हत्याएं, इस तरह की घटनाएं भी हमारे और आपके सामने होती रहेगी। अब सवाल ये है कि इस तरह की घटना के सामने आने के बाद आदमी किस तरीके से अब्दुल पे यकीन करे, विश्वास करे। इसलिए आपके आसपास भी, आपके अड़ोस पड़ोस में भी अगर कोई अब्दुल रहता है तो यकीन पड़ने से पहले एक बार सावधान जरूर हो जाइए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।